इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। आदाब नाज़रीन, चमन जैसी इस खूबसूरत दुनिया में हम सभी एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसी अधूरेपन को पूरा करने की कोशिश में है हमारा प्रोग्राम हेलो करियर। मुस्तकबिल से जुड़े अपने सवालों को हम तक पहुंचाने के लिए आप इन टेलीफोन नंबर्स को जरिया बना सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स है 0120258811 और 012066934849 और तीसरा नंबर है 9205287347। आपके साथ हूं मैं चंद्रानी मुखर्जी और मुस्तकबिल से जुड़े आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रेहान खान सूरी साहब। आप जामिया मिलिया इस्लामिया में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं। सर, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया सर, आज नेशनल स्टैटिस्टिक डे है। नेशनल स्टैटिस्टिक डे में आप हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगे कि स्टैटिस्टिक की डिग्री के साथ किस तरह की जॉब्स की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि स्टैटिस्टिक्स एरिया होता क्या है। जी बिल्कुल। देखिए, अगर देखें तो ये जो जितना हम डाटा से डील करते हैं, बेसिकली जो भी डाटा कलेक्शन होता है वो किसी भी तरह से हो। मिसाल के तौर पे आप किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में जानना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं, या आप किसी पर्टिकुलर एज के बारे में जानना चाहते हैं, उनका किस तरह का बिहेवियर है वो जानना चाहते हैं। तो इस तरह पॉपुलेशन के ताल्लुक से भी तो जितनी भी हमारी ये डाटा होता है, इस डाटा को डील करने के लिए हमें उन लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो डाटा से डील कर सकते हैं। पहले तो डाटा कलेक्शन होता है, उसके बाद डाटा का इंटरप्रिटेशन होता है, उसका एक एनालिसिस होता है। उसके बेसिस पे हम ये निकालते हैं कि भाई कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग इसके नीचे हैं, कितने लोग इसके ऊपर हैं इस लाइन के। तो जो भी आप कोई एक दायरा, कोई बेंच लाइन, वो बेंच मार्क या कोई एवरेज अगर जहाँ चुनना चाहते हैं कि क्या एवरेज होगा, इसके नीचे कौन है, इसके ऊपर कौन है, परसेंटेज क्या थी, पिछले परसेंटेज से इस बार कितने लोग बढ़ गए, कितने घट गए, इस तरह का जितना भी जो डिपार्टमेंट होता है, इसकी पूरी एक मिनिस्ट्री है हमारे यहाँ देखिए तो आप एक पूरी मिनिस्ट्री इसको डील करती है। और इसी तरह से हर स्टेट में जितने भी प्लानिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें एक डिपार्टमेंट इसका ज़रूर होता है जो सारा डाटा मैनेज करता है पूरे। अगर किसी भी तरह से हमें कहीं ना कहीं हर स्टेज पे इन डाटा की ज़रूरत होती है। इसमें अगर हम देखें तो जो हमारे ग्रेजुएशन लेवल पे स्टैटिस्टिक्स में आप स्पेशलाइज कर सकते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में भी स्टैटिस्टिक्स में आप अपनी डिग्री कर सकते हैं। और तमाम तर इसमें इसी तरह से कॉर्पोरेट हाउसेस, बहुत सारे ऐसी कंसल्टिंग फर्म्स हैं जो डील करती हैं इस तरह के, या एनालिटिकल फर्म्स हैं जो डील करती हैं इस तरह के डाटा से। वो भी वहाँ भी इन ग्रेजुएट्स के लिए बड़ी जॉब्स हैं। मिनिस्ट्री में तो जॉब्स होती हैं। इसी तरह से आपके अगर देखा जाए तो ओवरऑल एक अच्छा करियर इसमें रहता है। हाँ, बहुत ज़्यादा फैंसी और बहुत नंबर्स नहीं होते, लेकिन एक अच्छा करियर है। अच्छा ज़ाहिर है, आप देखें तो गवर्नमेंट जॉब्स भी, उसके अलावा आप देखें तो कॉर्पोरेट में भी एक अच्छा साइज़ है जिसमें इस तरह के ग्रेजुएट्स की, पोस्ट ग्रेजुएट्स की ज़रूरत होती है। जी, इस फील्ड में शायद कम लोग आते होंगे, या क्या कहते हैं आप? देखिए, जो लोग मैथ्स में डील करते हैं जनरली, या वो लोग इस तरफ जाते भी हैं और एक अच्छा खासा साइज़ होता है। हाँ, बहुत ये कह सकते हैं कि कोई बहुत फैंसी या बहुत ही कॉमन जॉब्स नहीं है, इसलिए कम लोग इसको चूज़ करते हैं। जी, तो जो स्टैटिस्टिक की डिग्री है, क्या कुछ खास कॉलेजेस होते हैं या सभी कॉलेजेस में आपको ये मिल जाएगा? देखिए, जो हमारे कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं पुरानी, वो ज़्यादातर जगह पर आपको ये डिग्री मिल जाएगी। जी। सर, हम ये आपसे जानना चाह रहे थे कि आजकल, या कभी भी कह सकते हैं, स्टूडेंट्स का दिमाग चेंज होता रहता है। कभी 10th या डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, कई तरीके की चीज़ें आती हैं दिमाग में। तो 12th तक उसने एक स्ट्रीम में कर लिया पढ़ाई, उसके बाद उसको लगा कि नहीं, अब फाइनली समझ में आ गया कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है। अब जो कि आर्ट्स में था या साइंस में था, अब उसको आर्ट्स में जाना है, तो उसको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इस चेंज में? देखिए, एक जो आपने सवाल किया वो तकरीबन आप देखें तो एक मेजॉरिटी जो हमारी है, मेजॉरिटी ख़ासतौर से बच्चों में जो 12वीं क्लास पास करते हैं, उनमें ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। बहुत बार पेरेंट्स का बड़ा प्रेशर होता है। पेरेंट्स की वजह से बच्चे कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ जगह पे फॉर्म भर देते हैं और उस लाइन में जाना नहीं चाहते। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि हमारी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है वो आ चुकी है और एडमिशन्स प्रोसेस में है। इस वक्त बहुत अहम हो जाता है कि किस तरह का कोर्स हमें चूज़ करना है, किस तरह की
कॉलेज में हमें जाना है और किस तरह की हमें हमारे पास डॉक्यूमेंट्स तैयार रहने चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है। आपको 3 या 4 दिन का वक्त मिलता है लिस्ट आने के बाद कि आपको अपना सारा फॉर्मेलिटीज़ एडमिशन की भी कंप्लीट करानी होती हैं। तो जो बात आपने कही कि किस तरह से उन्हें मेजर्स लेने चाहिए, तो अगर आपने साइंस से अपना 12th किया है तो आप किसी भी फील्ड में, मतलब किसी से मतलब ये है कि आप अपनी फील्ड अगर चेंज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप लॉ में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा वक्त होता है जब आपको फैसले लेने होते हैं। बहुत बार हमारे जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फादर या मदर का प्रेशर होता है, पेरेंट्स का प्रेशर इस तरह का होता है कि नहीं आपको इंजीनियरिंग ही करनी है, तो वो हमें ज़रूर इस बार को चेक कर लेना चाहिए। लेकिन एक बहुत अहम बात है इसमें, बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक टूल्स हैं या काउंसलर्स हैं जिनसे आपको बात करनी चाहिए और बच्चे का इंटरेस्ट चेक करना चाहिए। अगर एक बार बच्चे का इंटरेस्ट आपको कंफर्म हो जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट भी वही है और बच्चे में स्किल्स भी वही हैं, तो वो कामयाब होगा उस लाइन में। तो पेरेंट्स को हम ये कहना चाहेंगे यहाँ पर कि बच्चे के इंटरेस्ट को ज़रूर समझें और उसको उसी तरफ एनकरेज करें जाने के लिए। बहुत बार होता है हमारे पेरेंट्स की एक चॉइस होती है किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम की, हम चाहते हैं हमारा बेटा या बेटी उसी स्ट्रीम में जाए, तो ये बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन आप बच्चे को ज़रूर समझें। अगर बच्चा साइंस करने के बाद भी शिफ्ट करना चाहता है ह्यूमैनिटीज़ की तरफ या किसी कॉमर्स की तरफ, तो आपको उसे एनकरेज करना चाहिए, ना कि आप उसको ज़बरदस्ती ये फोर्स करें कि नहीं आप इंजीनियरिंग अच्छी होती है तो आप इंजीनियरिंग में ही जाइए। जी बिल्कुल। और सर अब यूनिवर्सिटीज़ की बात चल रही है, जैसे आपने कहा कट ऑफ लिस्ट आ गई है और अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो बहुत लुभावने कोर्सेज ऑफर करती है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स भटक जाते हैं कभी कभी। तो आप अभी हमारे इस सवाल को हम आपसे पूरा पूछेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए पहले उनको सुन लेते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप अपने सवाल पूछें। हाँ, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मैं यूपीएससी की तैयारी में करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या उसका मेन सब्जेक्ट उर्दू रख सकता हूँ क्या? जी, हम आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल रख सकते हैं आप। और दूसरा ये है कि अभी आपको ज़ाहिर है प्रीलिम, पहले जब आप तैयारी करने चलते हैं तो आपको प्रीलिम से आपको पहले सेलेक्ट करना है, पहले आपको प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम उसका क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आप जब मेन सब्जेक्ट्स में जाएंगे तो आप मेन सब्जेक्ट्स में वो ले सकते हैं। जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अब इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। और सर हम आपसे जानना चाह रहे थे कि बहुत सारी फेक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सुनने को आता है, तो कैसे पहचाना जा सकता है कि ये यूनिवर्सिटी फेक है? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटी ख़ास तौर से जब जो यूनिवर्सिटी का नाम यूज़ करते हैं या विश्वविद्यालय का नाम यूज़ करते हैं या जामिया अपने आगे लगा लें, तो इस तरह का यूनिवर्सिटी का नाम से आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी की, किसी भी का मतलब ये है कि हमारे 3-4 तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी होती है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है। इनमें से किसी भी तरह में वो फॉल करेगी, लेकिन वो सारी यूनिवर्सिटीज़ की एक लिस्ट होती है जो यूजीसी की साइट पे दी हुई है, जो उनकी अप्रूव्ड लिस्ट है। तो आपको अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो सबसे पहले आप यूजीसी की वेबसाइट पे जाइए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की वेबसाइट है, वहाँ जाकर आप ये चेक ज़रूर कर लें कि ये यूनिवर्सिटी यूजीसी ने अप्रूव की है या नहीं। एक बात। दूसरी बात ये कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं या फार्मेसी के कॉलेजेस हैं, तो ये कॉलेजेस इनकी भी काउंसिल्स होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये जिस तरह के कॉलेजेस होते हैं इंजीनियरिंग के, मैनेजमेंट के, फार्मेसी के, ये AICTE जो है वो अप्रूव करती है इनको। इसी तरह से जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उसको MCI यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव करती है। इसी तरह से जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जी सर, वो हमारी जो है NCTE अप्रूव करती है। जी सर। सर हमारे साथ बैक टू बैक 2 कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे हम लगातार सवाल ले लेते हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। हेलो। जी, गुड इवनिंग। आप अपने सवाल पूछे। मैम मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं अभी बीटेक फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हुआ है और मैं मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करता हूँ, बट मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप है जो मेरे को मिल सकती है। हम आपके आवाज जरा थोड़ा आप धीरे बोले, हम समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बात को। ओके सर। सर मैंने अभी बीटेक फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट किया है। ठीक है, किस ब्रांच से? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। वेरी गुड, ठीक है। ओके, तो सर मैंने माइनॉरिटी अफेयर्स में अपनी स्कॉलरशिप अप्लाई की थी, बट सर उसमें मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया, बट मेरी कोई स्कॉलरशिप नहीं आई। तो सर कोई और वेबसाइट
क्या है जो मुस्लिम्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकती है? ठीक है, समझ गया आपकी बात। देखिए, जो बच्चे हमारे ख़ास तौर से माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, एक तो वो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो स्कॉलरशिप्स है वो आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल उसके लिए। लेकिन कभी कभी होता है कि आपका किसी भी वजह से वहाँ से स्कॉलरशिप इशू नहीं होती है, आपको नहीं मिलती। इसी तरह से ये बेसिकली जितनी भी माइनॉरिटी से रिलेटेड स्कॉलरशिप्स हैं ये स्टेट के थ्रू आती हैं, ये डायरेक्ट नहीं आती, इसकी नोडल एजेंसी स्टेट होती है। तो आपकी जो भी स्टेट की एजेंसी जो माइनॉरिटीज़ डील करती है, जो डिपार्टमेंट, वो स्कॉलरशिप्स देता है। तो आप वहाँ से फॉलो अप कर सकते हैं कि आपकी क्या वजह है कि आपको वो स्कॉलरशिप नहीं आई, नंबर 1। नंबर 2, हम ओपन रहें। मेरे ख्याल से आपको सब जगह अप्लाई करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है सिर्फ माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कॉलरशिप्स हैं वही, क्योंकि आप अगर बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं तो आपने ज़ाहिर है पढ़ाई अच्छी की होगी और आपके 12वीं क्लास में मार्क्स भी अच्छे होंगे, तो मेरिट बेस्ड बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, आपको वो अप्लाई करना चाहिए। कुछ नाम हम ज़रूर बता देते हैं जो माइनॉरिटीज़ के लिए भी अलग से माइनॉरिटी अफेयर्स के अलावा स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे आईडीबी एक अगर आप देख सकते हैं तो आईडीबी डालेंगे गूगल में तो आपको मिल जाएगा। इसी तरह से एक मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट है MET के नाम से, वो भी आपको मिल सकता है। और बहुत सारे आपको साउथ बेस्ड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलमीन की स्कॉलरशिप्स हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप स्कॉलरशिप्स डालेंगे तो आप तो कंप्यूटर्स में आपको गूगल में जाके स्कॉलरशिप्स में डालिए, आपको बहुत सारी लिस्ट एक मिल जाएगी पूरी जो स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं। जी सर, और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो जी, सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम। अपने सवाल पूछिए। हेलो जी, आप अपने सवाल पूछिए। मेरा सवाल है, मेरी शादी हुई थी। हेलो जी, अगर आपके पास आपके मुस्तकबिल से जुड़ा, आपके करियर से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। साहब ये मस्जिद में काम करते साहब। शायद ये हमारा प्रोग्राम पूरे तरीके से नहीं सुन रहे थे शुरू से, तो हम बात कर रहे थे सर फेक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। हाँ, मैं ये बता रहा था कि जो एक तो फेक यूनिवर्सिटीज़ को आप चेक कर सकते हैं UGC की वेबसाइट पर जाके, ugc.ac.in उसकी वेबसाइट है, वहाँ चेक कर लें। इसके अलावा जितने इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी काउंसिल जो होती है, जो अप्रूव करती है, जैसे AICT है, NCT है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसी तरह से रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, इस पे जाके आप ज़रूर एक बार इनकी वेबसाइट पे सारे अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट होती है। तो जिस तरह का प्रोग्राम आप करना चाहते हैं, जैसे NCTE है जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन है, इसी तरह से आपको अगर आप स्किल में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी NCVT वगैरह की साइट्स हैं, या NSDC के जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी साइट्स हैं। तो सब जिस एरिया में भी आप करना चाहते हैं उसकी जो रिलेटेड काउंसिल है उनकी वेबसाइट पे उसकी अप्रूव्ड लिस्ट दी होती है। तो आप हमेशा कोई भी कोर्स करने से पहले उस लिस्ट में ज़रूर उसका नाम देखें। बहुत बार ऐसा होता है कि वो अप्रूव्ड होता है लेकिन कभी कभी नो एडमिशन भी हो जाता है किसी साल में, जब डेफिशिएंसी होती है किसी रिक्वायरमेंट में। ऐसा बहुत होता है कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे होते हैं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिसमें 0 एडमिशन ईयर होता है। तो कहीं गलती से ये ना हो कि आप जाएं और वहाँ एडमिशन ले लें और वहाँ पता चला कि एडमिशन हो ही नहीं रहा। वो आपको अप्रूव्ड लिस्ट में तो दिखाएगा लेकिन वहाँ 0 एडमिशन ईयर है। तो वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर चेक करनी है किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाने से पहले। और सर अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम ब्रेक के बाद फिर से साथ होंगे और बहुत सारे सवाल हमें आपसे करने हैं सर, जानना है बहुत कुछ। तो नाज़रीन आप जुड़े रहिए हेलो करियर के साथ, आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी हाजिर होते हैं। सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है प्रोग्राम हेलो करियर में। अगर करियर से जुड़ा आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे उन टेलीफोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे साथ है डॉक्टर रेहान खान सूरी साहब जो आपके मुस्तकबिल से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे हैं। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक राइटिंग एक बहुत बड़ा स्किल है कि हर किसी को लिखना नहीं आता ज़िंदगी में जी। और हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो, हम उनको ले लेते हैं पहले, फिर इस मुद्दे पर बात करेंगे आपसे। हेलो कश्मीर से बोल रहे हैं जी, सवाल पूछें। हाँ, MCA किया है, अब मैं PhD करना चाहता हूँ, कश्मीर यूनिवर्सिटी से MCA किया है। MSc किस में किया है? MSc या MCA? MCA किया है। हाँ, तो सवाल PhD आपका क्या सवाल है? PhD करना चाहते हैं यार? PhD कहाँ एडमिशन मिलेगा बाहर यूनिवर्सिटी में? अच्छा, कश्मीर में बहुत कम सीटें हैं, इसलिए देखिए हम एक तो आपको ये बताएं कि PhD की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। देखिए अभी
रिसेंटली जामिया मिल्लिया के नोटिफिकेशन आया हुआ था पीएचडी के लिए, और कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके अभी ऑलरेडी एडमिशन्स प्रोसेस में हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि पीएचडी करने के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, और एमसीए के बाद आप पीएचडी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस जहाँ पर एमसीए वगैरह की क्लासेस होती हैं। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं अप्लाई कर सकते। मैं सिर्फ इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि बहुत बार हमें कन्फ्यूजन होता है कि हमने एमसीए किया है तो हम किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से भी पीएचडी कर सकते हैं। तो जो जहाँ पर इंजीनियरिंग का फैकल्टी होती है या डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ से आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, उसके लिए बेस डिग्री बीटेक या एमटेक होना ज़रूरी होती है। तो अगर आप एमसीए के बाद एमटेक कर लेते हैं तब आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी इंजीनियरिंग में पीएचडी करने के लिए। अभी आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस में अपनी पीएचडी कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में अपनी पीएचडी कर सकते हैं। वो आपको या तो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से होगी या डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस जहाँ पर नेचुरल साइंस फैकल्टी में चलता है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है और 6 महीने का आपको एक कोर्स वर्क करना होता है जिसमें 4 सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं और उसे क्वालिफाई करते हैं। सर, इन्होंने एक छोटा सा सवाल और किया था कि कश्मीर में कम सीट्स हैं तो ये क्या कहाँ बाहर कर सकते हैं? देखिए, बाहर तो 400 यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से आपको एडमिशन मिलता है। और हम तो ये सजेस्ट करते हैं कि आप हिंदुस्तान से बाहर जाके भी पीएचडी अपनी कर सकते हैं। वहाँ पर जनरली आपको एक रिसर्च असिस्टेंटशिप मिल जाती है, ट्यूशन फ़ी वेवर मिलता है, और आप तकरीबन देखिए तो ज़ीरो कॉस्ट पे आप जाके बाहर से कर लेते हैं, जिसमें किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से जो टॉप 100, टॉप 200 में या टॉप 300 में ऐसी आते हैं। और ख़ासतौर से जर्मनी वगैरह में तो देखिए तो फ्री ट्यूशन फ़ी होती है रिसर्च के लिए, बल्कि रिसर्च असिस्टेंटशिप भी मिल जाती है या टीचिंग असिस्टेंटशिप मिल जाती है, तो इससे आपका वहाँ का जो लिविंग एक्सपेंस है वो निकल जाता है। तो इस तरह के ऑप्शन भी आपके सामने, आप वो भी सोच सकते हैं। सर, हमारे साथ 2 कॉलर्स हैं, हम उनको एक साथ लेंगे और उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपने सवाल पूछें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। मैंने पीजी किया है इग्नू थ्रू और बीएड। अब मैं पीएचडी कर रहा हूँ जेएस यूनिवर्सिटी यूपी शिकोहाबाद। अब मुझे उसके बारे में जानना है, उस यूनिवर्सिटी के बारे में, क्या वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है? एक मिनट, हम आपकी बात को पूरी तरह आवाज साफ नहीं आ रही। ये बताएं, आपने बीएससी किया है या पीएचडी किया है? एक्चुअली सर मैंने पीजी किया है इग्नू थ्रू इंग्लिश डिपार्टमेंट में। इंग्लिश में? जी सर, और बीएड कर चुका हूँ। अब मैंने पीएचडी के लिए एडमिशन किया है जेएस यूनिवर्सिटी यूपी जो शिकोहाबाद में। अब उसी के बारे में मुझे जानना है वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड्स ने कहा है कि शायद इसमें कोई गड़बड़ चल रही है। आप जैसे जानना है मुझे, तो सिविल आई एम इन डिलेमा व्हाट टू डू इन फ्यूचर। देखिए, हम आपकी बात को बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रहे, लेकिन जो हमारी समझ में आया हम उससे जवाब दे दें। किसी भी यूनिवर्सिटी में जहां आपने कहा कुछ गड़बड़ चल रही है, उसको आप यूजीसी की साइट पर जाके ज़रूर चेक कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यूजीसी की साइट पर नोटिफिकेशन होगा। आजकल आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है। मैं तो ये कहूँगा कि सारे हमारे व्यूवर्स जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं किसी के भी बारे में, आपको वो ज़रूर एक बार गूगल पे जाके उसकी वर्ड टाइप करें जो आपके जहन में कोई भी किसी ने बताया कि भाई वहाँ पे ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ टाइप करके उसका नाम यूनिवर्सिटी का टाइप करें, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ ऑर्डर्स होंगे, नोटिफिकेशंस होंगे, सब गूगल पे आ जाएंगे। वरना यूजीसी की साइट पे जाके भी आप सर्च कर सकते हैं ये चीज़। तो ये ज़रूर आपको देखना है कि कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसी लगती है जिसमें आपको शक है या शुबा है, तो उसमें आप उसे पूछ सकते हैं। जी सर, हमारे साथ एक और कॉलर है, उनको भी हम लाइन पर ले लेते हैं। हेलो जी, और इनका फ़ोन शायद ड्रॉप हो गई जी। कॉल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप अपने सवाल पूछें। जी, हमें बेटा पढ़ रहा इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है। हेलो जनाब, आपसे दरखास्त है कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, जिससे आप हमें और हम आपको अच्छी तरीके से सुन पाएंगे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हमें जी अस्सलाम वालेकुम। जी, आप अपने सवाल पूछें जनाब। जी जी, हमारा बेटा एमटेक करना चाहता है। जी ठीक है। जी हाँ, वो मैकेनिकल इंजीनियर है। ठीक है। देखिए, एमटेक करने के लिए एक गेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो गेट का आपका स्कोर आता है, एक गेट एग्ज़ाम होता है आपके बीटेक के बाद, जो आईआईटीज़ जनरली
उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं, उसके स्कोर के बेसिस पे उसमें एक क्वालिफाइड एक तो स्कोर होता है जिसमें आपको क्वालिफाई करना होता है और उसकी मेरिट भी होती है। दोनों बेसिस पे आपको डिफरेंट IITs में, NITs में, IIITs में आपको MTech करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके अलावा कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और बहुत सारी ऐसी तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना टेस्ट भी कंडक्ट करती हैं। अगर आपने गेट किसी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप वहाँ अप्लाई करना होगा। लेकिन अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो अभी तकरीबन सारे इंस्टीट्यूशंस की डेट्स निकल चुकी हैं, एडमिशन प्रोसेस तकरीबन उनके टेस्ट वगैरह हो चुके हैं, तो आपको ज़रूर ये चीज़ देखनी होगी। और मुझे लगता है कि गेट क्वालिफाई करेंगे तो 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको MTech में एडमिशन मिलता है उसके बेसिस पे, दूसरा बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग जो है वो डायरेक्ट कॉल करते हैं आपको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं आपको जॉब देने के लिए। तो मुझे लगता है गेट के लिए आपके बच्चे को तैयारी करनी चाहिए। सर, आप जो जवाब देते हैं उससे लगता है कि रास्ते तो कभी बंद ही नहीं होते। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है, शबाना दिल्ली से। हेलो हेलो शबाना। हेलो जी शबाना, आप अपना सवाल पूछें। हाँ मैम, आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है मुझे फोन पे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन हाँ से ये है। हाँ, सवाल पूछिए जी, सवाल पूछिए जी। सर, मेरी बिटिया की पढ़ाई छूट गई थी 2nd ईयर में, वो BCom ऑनर्स कर रही थी। अच्छा, मतलब 15 से 18 उसका होना था क्लियर, लेकिन उसकी ना 17 में उसके नंबर कम आ गए थे, घर में थोड़ी परेशानियां थी। तो क्या वो दोबारा से कंटिन्यू कर सकती है अपनी पढ़ाई? कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रही थी वो? वो IP यूनिवर्सिटी से कर रही थी। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, अगर 15 से 18 की डिग्री थी। आप माजरत चाहेंगे, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। शबाना, आपके सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा, लेकिन हम एक कॉलर को ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं JNK कुपवाड़ा से बोल रहा हूँ। मेरा बेटा है, वो इंजीनियरिंग कर रहा था कंप्यूटर में, लेकिन वो सेमेस्टर में 2-3 किताबें उसकी मतलब वो क्रॉस नहीं कर सका, उसमें सक्सेस नहीं हुआ। अब वो निकल गया वहां से, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे के लिए, अब क्या करूंगा मैं? ठीक जी, देखिए, पहले हम शबाना के सवाल को लेंगे। शबाना का सवाल था कि उनकी बेटी जो है 15 से 18 वाला जो कोर्स करी, तो मैं यहाँ बता दूं क्विकली कि वो बच्ची अपना कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन आपको ये ज़रूर चेक करना पड़ेगा जिस कॉलेज से वो करें। जैसे आपने IP यूनिवर्सिटी बताया, तो IP यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज होगा, उस कॉलेज में जाकर ज़रूर चेक करिए, क्योंकि कुछ कॉलेजेस की अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ उनके अपने रूल्स होते हैं। अगर वो फुल टाइम कर रही थी तो फुल टाइम ये देखना होगा कि उसके उनके रूल्स क्या करते हैं, क्योंकि आप किसी भी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर्स मिलते हैं। और 18 का मतलब ये है कि अभी सिर्फ उसका 1 साल ख़राब हुआ है। मुझे लगता है कि वो अपना 2nd ईयर कंप्लीट करके 3rd ईयर भी कंप्लीट कर सकती है, तो आपको 1 साल की बचत हो जाएगी। एक ये ऑप्शन है, वरना फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन आप ज़रूर चेक कर लें, और ये पॉसिबिलिटी है होने की, 90% चांस है कि वो अपना BCom कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा जो सवाल BTech का था, जो उन्होंने BTech ड्रॉप कर दिया, तो वो तो BTech को कंटिन्यू करना नहीं चाहते। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं और बच्चे हमारी मानते हुए उस कोर्स में चले जाते हैं, लेकिन वो बच्चे कंटिन्यू नहीं कर पाते। इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर किसी टीचर से बात करें या किसी प्रोफेशनल काउंसलर से बात करें और बच्चे से मिलवाएं। वो बच्चे के इंटरेस्ट को टेस्ट करेगा, साइंटिफिकली भी टेस्ट कर सकते हैं, और ये ज़रूर जान लें कि वो बच्चा किस तरफ जाना चाहता है और उसी तरह के कोर्स में उसको डालें। मुझे नहीं लगता कि ज़बरदस्ती बच्चे को अगर हम BTech या किसी ऐसे कोर्स में डालना चाहते हैं जिसमें वो नहीं जाना चाहता। हो सकता है वो किसी और कोर्स में बहुत अच्छा हो और बहुत कामयाब हो। जी सर, जब आप जवाब देते हैं तो लगता है कि ये वक्त रुक जाए और आगे ना बढ़े, लेकिन क्या करें, ये वक्त तो चल रहा है और हमें भी वक्त के साथ चलना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने मसरूफ वक्त हमें वक्त दिया, और नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ अपना साथ बनाए रखा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।